वेलकम टू कैप्टन एग्रो फ्रेंड्स। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। गाइस, आप सबको पता है कि कैप्टन एग्रो पे 3 क्लासें अवेलेबल हैं। कौन कौन सी? एग्रीकल्चर। और अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर की जो क्लास लगती है, कब लगती है भाई? मॉर्निंग 8 AM। कब लगती है? मॉर्निंग 8 AM। और हम बात करें इवनिंग, तो इवनिंग को आपकी क्लास लगती है केमिस्ट्री की। किसकी क्लास लगती है? केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री क्लास लगती है 6 PM। कब लगती है? 6 PM। और हम बात करें बायोलॉजी, किसकी बात करें? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की क्लास आपके अभी नहीं लग रही। आप लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं कि सर बायो की क्लास कब लगेगी। तो बायो की क्लास जल्दी लगेगी आपके 15 अगस्त के बाद। कब लगेगी? 15 अगस्त के बाद आपको बायो की क्लास जरूर मिलेगी। तो भाई ये 3 टाइम है, आप तीनों टाइम पर रेडी रहे। अब यहाँ पे जो दिक्कत है आप लोगों को, दिक्कत क्या है? देखो, आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट तो अच्छे से पढ़ते हो, इसके 40 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद केमिस्ट्री में बच्चे वीक होते हैं, एग्रीकल्चर वाले डरते हैं, इनको नहीं पढ़ते। बायो को तो फिर पढ़ते हैं, बट केमिस्ट्री को बिल्कुल नहीं पढ़ते। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कोई भी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकता। ओनली 40 क्वेश्चन करने से सिलेक्शन नहीं होगा। आपको सभी जितने भी आपके मतलब एक तरीके से एग्रीकल्चर हैं, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो इनके भी क्वेश्चन आप लोगों को सही करने पड़ेंगे। तब जाकर आपका पेपर फाइट होगा, तब जाकर आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो आप यहां पर देखो, केमिस्ट्री की क्लास लग रही है। मैं मानता हूं कि एग्रीकल्चर वालों को केमिस्ट्री हार्ड लगती है, क्योंकि स्टार्टिंग से वो ध्यान नहीं देते हैं। रीजन क्या होता है? स्टार्टिंग से ध्यान नहीं देते हैं और कॉपी पेन लेकर नहीं पढ़ते हैं। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना आप मेहनत करोगे उतना ही आप सीखोगे। भाई एग्रीकल्चर है, बायोलॉजी है, जो टॉपिक याद करने के आप उनको याद कर सकते हो। बट हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप सीखोगे। तो यार आप केमिस्ट्री की क्लास को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर समझ में नहीं आता। तो समझ में नहीं आने का रीजन क्या होता है कि आप क्लास को 15 मिनट देखते हो, उसके बाद बंद कर देते हो। आप अगर पूरी क्लास को स्टार्टिंग से लेकर अच्छे से एंड तक देखते हो तो आपको सब समझ में आएगा। और एक क्लास समझने के लिए आपको उसकी अगली क्लास को देखना पड़ेगा। तो आप कंटिन्यू बने रहे, एक एक क्लास को बिल्कुल अच्छे से अटेम्प्ट करें। सारे वीडियोस जो आते हैं उनको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें। यार कोरोना महामारी फैल रही है, कोविड-19 है। कोविड-19 इस महामारी में अगर आप लोगों को क्लास मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। और केमिस्ट्री तब समझ में आएगी जब आप बिल्कुल बने रहोगे, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखोगे तो आपको सब समझ में आएगा। पूरा फोकस बोर्ड पर होगा तो। बट मैंने देखा है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका फोकस चैट में होता है, नीचे चैट करते रहते हो, हेलो हाय कैसे हो, कहाँ से हो, नंबर मिल सकते हैं क्या। अगर आज की क्लास में कोई भी स्टूडेंट मुझे ऐसा दिखता है जो बात कर रहा है तो मैं उसको डायरेक्ट ब्लॉक कर दूंगा। तो आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान से क्लास को अटेम्प्ट करें, पूरी क्लास को जरूर देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और उसके बाद में आप नीचे कमेंट करके हमें रेस्पॉन्स जरूर दें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो गाइस आप इस वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से देखना। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और अधिक से अधिक शेयर करना। जितने ज्यादा स्टूडेंट होंगे उतना ही पढ़ने में मजा आएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं केमिस्ट्री क्लास को। धर्मेंद्र सर अब आपको पढ़ाने वाले हैं। कैप्टन एग्रो के इस मंच पर आप लोगों का स्वागत है। ठीक है भाई, ध्यान देना। अगर यहाँ से हम बात करते हैं तो सुनिए भी, कल के टॉपिक में बात की थी अपन ने, यहाँ से टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में बात की थी। और कल के टॉपिक में मैंने आपको आयनिक बॉन्ड के बारे में कंप्लीट करवा दिया था अभी। ठीक है, ध्यान इधर दें। यानी कि कल के जो टॉपिक में आयनिक बॉन्ड को मैंने कंप्लीट करवा दिया था। हम यहाँ से जेट ICR और BHU के साथ चल रहे हैं। टॉपिकों को थोड़ा सा यानी कि अगर कठिनाई से लेंगे तो एक्सप्लेन करने में दिक्कत आएगी वो। ठीक है, तो यानी कि अगर बात की जाए जेट और ICR के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से टॉपिकों को लेकर चल रहे हैं अभी। क्लियर बात? आप यहाँ से ध्यान देना। कल के टॉपिक में मैंने आपको यहाँ से बात कर ली थी, आयनिक बंध के बारे में बात कर ली थी। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे यहाँ से सहसंयोजक यानी कि कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे अभी। यहाँ से ध्यान देना। सबसे पहली बात ये होती है, इस प्रकार का जो ये बंध होता है इलेक्ट्रॉन युग्मों के साझे से बनता है भी है। ठीक है भाई, किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से बनता है भी यहाँ से। क्लियर बात? अगर यहाँ से हम बात करें तो पार्टनरशिप ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, यहां से हम बात की जाए तो पार्टनरशिप ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर।
तो देखिए इलेक्ट्रॉन युग्म के साजिश से जो बनने वाला बंध होता है वो क्या कहलाता है, भी यहां से है यानी कि सहसंयोजक बंध कहलाता है। अगर आयनिक बंध और यहां से है सहसंयोजक बंध, और तो दोनों में एक ही डिफरेंस होता है। यहां से जो आयनिक बंध का फॉर्मेशन होता है तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि यहां से पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों आयंस आपस में मिलते हैं और आपस में मिलकर जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं उसे क्या कहा जाता है, भी यहां से कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है ना। तो उसे क्या कहा जाता है, आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन युग्म के साजिश हैं, पार्टनरशिप ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर के साजिश से जो मिलकर बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो क्या कहलाता है, भी यहां से सहसंयोजक बंध कहलाता है। क्या कहलाता है, वो यहां से सहसंयोजक बंध कहलाता है। अब यहां से यदि बात कर ली जाए तो आप ये देखिए भी, अगर यहां से हम सहसंयोजक बंध की बात करें तो इसका जो विशेष उदाहरण आप ये देखिए, यहां से Cl2 की मैंने बात कर ली हुई है, ठीक है, यहां से Cl2 की बात की। और क्लोरीन में देखिए आप, यहां से हम बात करेंगे तो ये क्लोरीन है, परमाणु क्रमांक इसका कितना है, 17 है। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 7। तो क्लोरीन के आउटर सेल में इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां से 17 है, ठीक है। एक क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। दूसरे क्लोरीन के बाह्यतम कोश में भी कितने हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। क्लियर बात। मैंने आपको बताया था ऑक्टेट रूल में, बताया था अष्टक नियम में बताया था, कोई भी जो तत्व होता है, जो कोई भी एलिमेंट होता है, वो अपनी स्टेबिलिटी को, अपने स्थायित्व को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है। और 8 इलेक्ट्रॉन यहां से पूरे करता है तो फिर यहां से 1 इलेक्ट्रॉन ये यहां से भी, ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा भी, ये यहां से होगा भी। तो यहां से इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में मिलेंगे, तो आपस में मिलने के दौरान क्या होगा भी, एक बॉन्ड बनेगा और यहां से क्या बन जाएगा भी, यहां से Cl2 बन जाता है। और यहां से जो ये बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड कौन सा होता है भी, यहां से कोवलेंट बॉन्ड होता है, अर्थात बात की जाए यहां से सहसंयोजक बॉन्ड होता है भी। क्लियर बात, यहां से सहसंयोजक बॉन्ड होता है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म के साजिश से जो बनने वाला बंध होता है वही क्या कहलाता है, यहां से कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। इसके अलावा बात कर ली जाए, यहां से 2 समान विद्युत ऋणी परमाणु भी हो सकते हैं या असमान भी हो सकते हैं। 2 समान या असमान विद्युत ऋणी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन युग्मों के साजिश से जो बनने वाला बंध होता है उसे सहसंयोजक बंध कहा जाता है। क्लियर बात। इसी तरह से यहां से बात कर ली जाए तो यहां से अपने पास N2 है भाई, यहां से। क्लियर बात, यहां से अपने पास क्या है, N2 है। और N2 की हम बात करेंगे तो यहां से ध्यान देना, N तो यहां से नाइट्रोजन और इसका परमाणु क्रमांक 7, तो 2 और यहां से 5। क्लियर बात। तो यहां से हैं तो 2 और यहां से कितने जाएंगे भी, ये 5। तो नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है भी, यहां से 5 है भी, ठीक है। तो यहां से 1 2 3 4 और एक यहां से 5। और नाइट्रोजन इधर भी आप ही देखिए 1 2 3 4 और एक यहां से क्या हो गया, 5 हो गया। अब इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा होगा तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे, ये अपने अष्टक को यहां से क्या करेंगे अभी, ये कंप्लीट करेंगे अभी, ठीक है। ध्यान दे बच्चों इधर, तो यहां से क्या करेंगे, अपने अष्टक को कंप्लीट करेंगे। और अष्टक को कंप्लीट करेंगे तो यहां से N, यहां से क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, यहां से N, और यहां से देखो आप यहां से N2। तो इस तरह से किसका फॉर्मेशन हो जाता है भी, यहां से सहसंयोजक बंध का फॉर्मेशन हो जाता है। आयनिक बंध जो बनेगा, आयनिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होगा, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव का आपस में मिलने से यानी कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। धनायन और ऋणायन के मिलने से क्या होता है, यहां से आयनिक बंध का निर्माण होता है। जबकि हम बात करेंगे सहसंयोजक बंध की, तो इलेक्ट्रॉन युग्म के साजिश से जो बनने वाला बंध होता है वो क्या कहलाता है, यहां से सहसंयोजक बंध कहलाता है। इलेक्ट्रॉन युग्म के साजिश से जो बनने वाला बंध होता है वो क्या कहलाता है, यहां से सहसंयोजक बंध कहलाता है। क्लियर बात। चले यहां से हम बात करेंगे, इसके बाद में देखिए अगर सहसंयोजक बंध के गुणों की बात किया है, जैसे आप ये देखो इसका नेक्स्ट एग्जांपल है भी, यहां से CCl4 की हम बात करेंगे। CCl4 की बात की जाती है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, है ना। यहां से CCl4 की बात की जाती है तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्लियर बात। सुनिए भी,
कार्बन टेट्रा क्लोराइड की बात की जाती है। इसका जो मेन केंद्रीय परमाणु कौन है भी, यहां से कार्बन है। क्लियर बात। इसका जो मेन केंद्रीय परमाणु कौन है भी, यहां से कार्बन है। क्लियर। ये कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6। पहली कक्षा में 2 और दूसरी में कितने हो गए 4। ठीक है। मैं यहां से अन्य परमाणु की बात करूंगा भी, क्या भी यहां से अन्य परमाणु, और यहां से क्या भी एक क्लोरीन है। ठीक है। क्लोरीन का 17, 2 है, 8 है, और क्या भी यहां से 7 है। ठीक है। तो क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने हो गए भी, यहां से 7 हो गए। क्लियर बात। तो यहां से ध्यान दे, कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने हैं 4। तो 1 2 3 और 1 4, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन और ये 4 क्लोरीन। क्लियर बात। अब आप यहां से ध्यान दें, क्लोरीन में 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहां से 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यहां से 1 2 3 4 5 6 और ये 7। क्लियर बात। और ये देखिए भी यहां से, तो इस तरह से ये बना बॉन्ड, ये बॉन्ड इस तरह से बना, और ये बॉन्ड इस तरह से बन गया, और ये बॉन्ड इस तरह से बन गया। अब यहां से हम बात करेंगे तो कितने हो गए भी, यहां से 8 हो गए भी। ये C और ये Cl और ये Cl और ये Cl और ये Cl। क्लियर बात। तो यहां से कितने सहसंयोजक बंद हो गए 4। कितने हो गए भी, यहां से 4। तो यहां से 4 कोवलेंट बॉन्ड हो गया। इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा हुआ, इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हुआ, और इलेक्ट्रॉनों के साझे से, इलेक्ट्रॉन के पार्टनरशिप होने से जो बनने वाला बंध होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन के जो पार्टनरशिप होने से जो बनने वाला बंध होगा वो क्या कहलाता है भी, यहां से सहसंयोजक बंध कहलाता है। अब आप ये देखिए, अगर बात की जाए यहां से, अगर एकल बंध है, यहां से हम बात कर लेते हैं, तो आप ये देखिए, अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसमें क्या पाया जाएगा, 1 सिग्मा पाया जाएगा अभी। ठीक है। उसमें 1 सिग्मा पाया जाता है। और यहां से बात कर ली जाए, डबल बॉन्ड है तो उसमें क्या पाया जाता है, 1 सिग्मा और यहां से 1 पाई बंध पाया जाता है। ठीक है। और यहां से बात की जाए, ट्रिपल बॉन्ड है तो यहां से क्या होता है, यहां से 1 सिग्मा प्लस 2 पाई बंध पाए जाता है। ये देखिए, यहां से बात की जाती है CCl4 में, तो ये 1 Cl है ना, कार्बन है, तो 1 Cl 2 Cl 3 Cl और ये 4 Cl। तो यहां से मैं बात करूंगा, एकल बंध है तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। तो सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है, 4 सिग्मा। कितने सिग्मा है, 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा है तो संकरण क्या होगा अभी, यहां से sp3। क्लियर बात। 4 सिग्मा है तो संकरण क्या होंगे अभी, यहां से sp3। क्लियर। चले भी, है ना, 4 सिग्मा है तो संकरण क्या हो जाएगा, यहां से sp3 हो जाएगा। क्लियर। तो आपको एग्जाम में कभी कभार ये पूछ लिया जाता है कि यहां से इसमें सिग्मा बंधों की संख्या बताओ, पाई बंधों की संख्या बताओ। ये इस तरह से भी क्या किया जाता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है भी। ठीक है। चलिए यहां से मैं बात करता हूं, सुनिए मेरी बात। देखो, देखिए इसके बाद में मैंने बात की भी, यहां से नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में हम बात करते भी। देखिए CO2 की बात की है मैंने, CO2 में। ठीक है। क्वेश्चन है मेरे पास यहां से, देखिए क्वेश्चन क्या है, CO2 में सिग्मा बंध व पाई बंधों की संख्या बताइए। सिग्मा बंध व पाई बंधों की संख्या बताइए। क्लियर बात। सिग्मा बंध व पाई बंधों की संख्या बताइए। क्लियर। यहां से अगर हम बात करें सिग्मा बंध और पाई बंध की, तो यहां से ध्यान देना, ऑप्शन नंबर है 2 सिग्मा और 2 पाई बंध। ठीक है भाई। यहां से ऑप्शन नंबर बी की बात करें, 1 सिग्मा और 3 पाई बंध। ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे अपन, यहां से 3 सिग्मा और 1 पाई बंध। और ऑप्शन नंबर डी है, यहां से कोई नहीं। ठीक है भाई। यहां से क्या किया जाता है, सिग्मा और पाई बंध को भी देखा जाता है। क्लियर बात। यहां से ध्यान दें, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सिग्मा CO2 में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की नंबरिंग बताई यहां से। तो यहां से हमें क्या करना है, CO2 में सिग्मा बंध और पाई बंधों की संख्या को बताना है अभी। ठीक है। यहां से ऑप्शन नंबर ए 2 सिग्मा और 2 पाई, ऑप्शन नंबर बी है 1 सिग्मा और 3 पाई, ऑप्शन नंबर सी है यहां से 3 सिग्मा और 1 पाई, और ऑप्शन नंबर डी है यहां से कोई नहीं। अब आप यहां से ध्यान देना, जैसे हम बात करते हैं CO2 में,
और CO2 में बात की जाती है तो इसका मेन केंद्रीय परमाणु कौन है, कार्बन। ठीक है, तो यहां से देखो कार्बन का परमाणु क्रमांक यहाँ 6, तो यहां से 2 और 4। ऑक्सीजन है तो कितने हैं 8, तो 2 और यहां से 6। तो कार्बन के आउटर सेल में कितने भी यहां से 4, तो यहां से देखो आप 1 2 3 और 1 4। ऑक्सीजन है कितने यहां से 2, 1 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन। क्लियर। और यहां से देखो आप 1 2 3 4 5 6, यहां से देखो आप 1 2 3 4 5 और ये 6। क्लियर बात। और यहां से देखिए आप अगर हम बात करते हैं तो ये इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए भी, इसके भी कितने हो गए यहां से 8 हो गए। ध्यान देने की जरूरत है आपको बोर्ड पे। ठीक है, और इसके भी कितने हो गए भी यहां से 8 इलेक्ट्रॉन हो गए भी। और यहां से बात की जाती है तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड यहां से ऑक्सीजन। ठीक है भाई। और आप ये देखिए यहां से तो अगर ये देखिए अगर एकल बंध होगा सिंगल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड होगा तो यहां से 1 सिग्मा और यहां से 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो भी यहां से 1 सिग्मा प्लस यहां से क्या होगा 2 पाई होगा भी। तो देखिए भी यहां से 1 सिग्मा और इधर भी 1 पाई, इधर भी 1 सिग्मा और यहां से 1 पाई। तो CO2 में कितने हो गए भी यहां से बात करेंगे तो 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड हो गए। और यहां से ध्यान देना संकरण का एक विशेष रूल होता है, हाइब्रिडाइजेशन का एक विशेष रूल होता है कि हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में कभी भी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते हैं। पाई बॉन्ड कभी भी यानी कि जो पाई बॉन्ड होते हैं कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, पाई बॉन्ड कभी भी भाग नहीं लेते हैं। लेकिन कौन से भाग लेते हैं, यहां से सिग्मा बंध भाग लेते हैं। तो यहां से देखिए इसमें संकरण कौन सा होगा अभी यहां से sp। ठीक है, तो है ना, तो संकरण क्या होगा अभी यहां से sp होगा। और इसी तरह से इनमें क्या पाया जाता है 2 सिग्मा और 2 पाई बंध पाए जाएंगे। तो सबसे सही आंसर कौन सा होगा भाई अपने पास ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर बात। चलिए इसके नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ध्यान इधर देंगे, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं अपन यहां से प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ यहां से कोवलेंट बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्ड बात की जाए यहां से सहसंयोजक बंध के गुण, सहसंयोजक बंधों के गुण, सहसंयोजक बंधों के गुण। क्लियर बात। अब आप ये देखिए सहसंयोजक बंधों के हम गुणों की बात करेंगे तो इसमें देखिए भाई सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी फिजिकल स्टेट। ठीक है भाई, सबसे नंबर 1 बात इसकी फिजिकल स्टेट के बारे में बात करेंगे। फिजिकल स्टेट, और फिजिकल स्टेट में देखो आप ये भौतिक अवस्थाएं। ठीक है, यहां से क्या होती है भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट। भौतिक अवस्था का मतलब जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं किस रूप में पाए जाते हैं, ये ठोस के रूप में, द्रव के रूप में या गैस के रूप में, है ना। तो ये जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं, जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, ये तीनों ही फॉर्म में पाए जाते हैं भी यहां से। तीनों ही फॉर्म का मतलब ये यहां से अगर बात की जाए यहां से ये ठोस के रूप में भी, सॉलिड के रूप में भी, लिक्विड के रूप में भी और गैस के रूप में भी पाए जाते हैं। जबकि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, जो आयनिक यौगिक होते हैं, ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं भी, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मध्य यानी कि सबसे जो मजबूत वैद्युत आयनिक सहसंयोजक बंध होता है उसमें। और इनमें क्या होता है कि यानी कि जो परमाणु होते हैं तो इनके मध्य क्या पाया जाता है दुर्बल बंध पाया जाता है। ठीक है ना। तो यहां से क्या होता है अगर बात कर ली जाए यहां से, तो आप ये देखिए जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, सहसंयोजक यौगिक होते हैं, ये तीनों की फॉर्म में होते हैं। यहां से ये सॉलिड में भी होते हैं भी, यहां से बात की जाए तो ये सॉलिड में भी होंगे। ठीक है, यहां से बात की जाती है तो लिक्विड में भी होंगे, और यहां से बात की जाती है तो गैस में भी होंगे। ध्यान देने की जरूरत है, बोर्ड पर ध्यान दें, है ना। और यहां से बात की जाए अगर वीडियो देख रहे हैं और वीडियो फिर छोड़ के फिर देखने लग गए तो उससे क्या होता है कई सारी जो बातें होती है वो चली जाती है, और फिर क्या होती है यहां से वीडियो वगैरह समझने में दिक्कत आती है। भी आपको बिल्कुल लेवल उठा के पढ़ा रहे हैं, है ना। जितना यानी कि जेट ICR और BHU का सिलेबस आता है तो उसके टॉप लेवल तक पढ़ा रहे हैं आपको। हमें ये याद है कि यानी कि कहां तक इसका टॉप लेवल आ सकता है,
एक नीट और आईआईटी के लेवल की हम बात करें तो इनका यानी कि जो सिलेबस होता है इनका तो हाई स्टैंडर्ड होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा लो स्टैंडर्ड किनका आ जाता है, जेट, आईसीआर और बीएचयू का आ जाता है। तो वहां से हैं तो जेट, आईसीआर और बीएचयू के यानी कि टॉप स्टैंडर्ड में पढ़ा रहे हैं अपन, ठीक है। वहां से अगर कोई क्वेश्चन भी आता है तो कोई क्वेश्चन इनके बाहर नहीं जाएगा आपका, ठीक है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, उससे उस क्वेश्चन को अगले दिन बताने का प्रयास किया जाएगा अभी, क्लियर। और यानी कि जिस तरह से जो वीडियो है तो एक बार देख लिया तो उसे दोबारा से रिवाइज करके देखिए आप। मैं कह रहा हूं हर एक टॉपिक को दिमाग में छाप दूंगा मैं, लेकिन जरूरत है कि हम कितना यानी कि कितना ध्यान दे रहे हैं और कितना ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर हम माइंड एब्सेंट बॉडी प्रेजेंट है तो फिर कहां से टॉपिक दिमाग में बैठेगा, क्लियर बात। और ये देखिए, जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो केमिस्ट्री पढ़ने के दौरान पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठें, जो लिखवा दिया उसको साथ साथ में लिखते हुए चलें। अगर आपने यानी कि नहीं लिखा है और यानी कि आप इस तरह से देख रहे हो बिल्कुल यानी कि वीडियो को देख रहे हो तो फिर यहां से केमिस्ट्री पढ़ने का कोई फायदा नहीं है आपके। पेन और कॉपी लेके बैठे, इसके शॉर्ट नोट्स बनाने का प्रयास करें। जितना आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो उतनी ही केमिस्ट्री आपकी मजबूत रूप से यानी कि आपकी कंप्लीट होगी भी। यानी कि अगर आप अपने नोट्स खुद बनाओगे तो आपको यानी कि और टॉपिक उतने ही ज्यादा क्लियर हो जाते हैं, ठीक है भाई। अब आप यहां से ध्यान देना, यहां से हैं जो फिजिकल स्टेट के रूप में हम बात करें तो यहां से फिजिकल स्टेट इनकी तीनों स्टेट होती है, ये सॉलिड है, लिक्विड है और यहां से सॉलिड, लिक्विड, गैस के रूप में पाए जाते हैं। जैसे बात की यहां से जो N2 है भी, यहां क्लियर बात, यहां से बात करेंगे ये तो ये N2 है, ठीक है। N2 के बाद में Cl2 है, Cl2 के बाद में F2 होती है भी, क्लियर बात। यहां से गैसीय फॉर्म में पाया जाएगा भी यहां से। इसके बाद में लिक्विड फॉर्म की हम बात करेंगे तो लिक्विड फॉर्म में यहां से देखो CCl4 है, NH4Cl है, ये CCl4 है, NH4Cl है, आदि होते हैं। और देखिए भाई, और यहां से हम बात करें टॉस रूप में तो टॉस रूप में देखिए जैसे हम बात करेंगे यहां से आयोडीन है ना, I2 है और यहां से Si2 है, आदि होते हैं भाई, ठीक है भाई। देखिए भाई यहां से सॉरी ये तो क्या होता है सॉलिड फॉर्म में होगा है ना, ये सॉलिड फॉर्म में, और ये क्या होंगे भी यहां से गैसीय फॉर्म में होंगे भी, क्लियर बात। देखिए भाई गैस के रूप में क्या होते हैं N2 है, Cl2 है, F2 है, आदि होते हैं भी यहां से। लिक्विड में क्या होते हैं यहाँ CCl4 है, NH4Cl है, आदि होते हैं भी। और इसके अलावा बात कर ली जाए यहां से, देखिए भाई एक CH-Cl3 भी होता है क्लोरोफॉर्म, ठीक है भाई। तो आदि क्या होते हैं भी यहां से लिक्विड फॉर्म में होते हैं भी ये। इसके अलावा बात कर ली जाए यहां से सॉलिड फॉर्म में आयोडीन है और यहां से सिलिका है भी यहां से, ठीक है। आप इसको हटा दीजिए NH4Cl वाले को, है ना, तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे यहां CH-Cl3 लिखेंगे, क्लियर बात। चले नंबर 2 की हम बात करेंगे यहां से, तो नंबर 2 है भी यहां से। नंबर 2 पॉइंट में देखो आप यहां से इनके मेल्टिंग पॉइंट की हम बात करते हैं भी यहां से। देखिए मेल्टिंग पॉइंट एंड यहां से बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करते हैं भी। और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में देखिए भी यहां से अगर बात कर ली जाए यहां से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो आप ये देखिए इनके जो MP और BP होते हैं, MP एंड BP जो क्या होते हैं भी यहां से लो होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं उनसे क्या होते हैं कम होते हैं। रीजन क्या है भाई यहां से वाई रीजन, इसका रीजन देखिए आप, इसका कारण जो होता है इसके जो अणु होते हैं उनमें क्या पाया जाता है यहां से दुर्बल वांडरवाल बंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है भी यहां से दुर्बल वांडरवाल बंध पाया जाता है, जो क्या होता है सबसे कमजोर बंध होता है। जो वांडरवाल बंध होता है ये क्या होता है भी यहां से सबसे कमजोर बंध होता है। कौन सा यहां से दुर्बल वांडरवाल बंध होता है, क्लियर बात। आप यहां से दोबारा से ध्यान दें, मैं इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूं तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है लो होता है। बट वाई रीजन क्या है यहां से, क्योंकि इनके अणुओं में क्या पाया जाता है दुर्बल वांडरवाल फोर्स पाया जाता है, वीक वांडरवाल फोर्स प्रेजेंस होता है। और वीक वांडरवाल फोर्स जो क्या होता है सबसे ज्यादा यानी कि सब बॉन्ड में सबसे ज्यादा वीक होता है, और वीक होने के दौरान ये आसानी से क्या होता है ये बंध टूट जाता है।
यानी कि जब थोड़ी सी एनर्जी दी जाती है, थोड़ी सी ऊर्जा दी जाती है, तो ये आसानी से क्या होता है, यहां से बॉन्ड टूट जाता है। और ये बॉन्ड टूट जाता है तो बॉन्ड टूटने के दौरान आप ये देखिए यहां से, तो इस कारण से इनके एमपी और जो बीपी होते हैं वो क्या हो जाता है, वेरी लो हो जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है ये बताइए आयनिक यौगिकों के जो एमपी एंड बीपी होते हैं वो हाई क्यों होते हैं? क्योंकि जो आयनिक यौगिक होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, स्ट्रॉन्ग वैद्युत आयनिक सहसंयोजक बंध पाया जाता है, वैद्युत आयनिक संयोजक बंध पाया जाता है। जबकि हम बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट सहसंयोजक यौगिकों के जो एमपी एंड बीपी होते हैं ये वेरी लो होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वेरी लो इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अणुओं में क्या पाया जाता है, यहां से दुर्बल वान डेर वाल्स बंध पाया जाता है। लेकिन यहां से हम अपन बात करें इनके अपवाद, एक्सपेक्शंस, अपवाद की बात की जाए भी, यहां से अपवाद क्या होते हैं भी, यहां से जैसे बात करें अपन हीरा है, ठीक है, हीरा है, इसके बाद एल्यूमिनियम नाइट्राइट है, आदि होते हैं भी ये, ठीक है, एल्यूमिनियम नाइट्राइट वगैरह आदि होते हैं भी ये। यहां से इनकी बात की जाए, रीजन क्या है यहां से देखिए, और इसके बाद भी यहां से ग्रेफाइट है, ठीक है, ग्रेफाइट वगैरह आदि होते हैं भी, ठीक है। तो आदि इनके क्या होते हैं, एक्सपेक्शंस होते हैं, यहां से अपवाद होते हैं। हीरा होता है, हीरे की हम बात करें तो हीरा क्या होता है, सबसे ज्यादा हार्डनेस मटेरियल होता है, सबसे दुनिया का सबसे अत्यधिक कठोरतम पदार्थ होता है, और सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थ, यानी कार्बनिक पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, हीरा ही होता है। अब हीरा है तो हीरे का जो एमपी और बीपी होता है, जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है तो हाई होता है भी। यहां से हीरा है, एल्यूमिनियम नाइट्राइट है, ग्रेफाइट है, तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ये तो क्या होते हैं, यहां से इनके हाई होते हैं भी। यहां से रीजन क्या होता है, क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, अगर हम बात करें इनकी जो स्ट्रक्चर होती है तो स्ट्रक्चर की बात की जाए तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। यहां से कैसी स्ट्रक्चर होती है, यहां से 3 डायमेंशनल, यहां से हम बात करें तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है भी। यहां से क्लियर बात, यहां से कैसी स्ट्रक्चर होती है भैया, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। कहने का मतलब यहां से त्रिविमीय है ना, त्रिविमीय सहसंयोजक बंधों से बनी हुई आकृति होती है। कैसी होती है भैया, त्रिविमीय सहसंयोजक बंधों से बनी हुई क्या होती है, यहां से आकृति होती है। क्लियर बात, तो इस कारण से इनके जो अपवाद होते हैं वो क्या होते हैं, हीरा है, एल्यूमिनियम नाइट्राइट है, ग्रेफाइट है, आदि क्या होते हैं, इनके अपवाद होते हैं। क्वेश्चन बनेगा यहां से कि यानी कि जो सहसंयोजक बंधों के जो एमपी एंड बीपी होते हैं ये लो होते हैं, वाई रीजन, क्योंकि इनमें क्या पाया जाए, इनके अणुओं में दुर्बल वान डेर वाल्स बंध पाया जाता है। लेकिन एक्सपेक्शंस यहां से अपवाद देखिए, अपवाद क्या होता है, हीरा है, एल्यूमिनियम नाइट्राइट है, ग्रेफाइट है, तो क्या होता है भी, यहां से इनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। 3 डायमेंशनल का मतलब त्रिविमीय सहसंयोजक बंधों से बनी हुई स्ट्रक्चर होती है, और इस स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए सबसे अत्यधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो अत्यधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी तो एमपी एंड बीपी भी क्या होंगे, यहां से हाई होंगे भी, है ना। तो यहां से क्या होगा भाई, जो एमपी एंड बीपी होंगे वो भी क्या होंगे, लगातार हाई होंगे भी। क्लियर बात, चले इसके बाद भी यहां से हम बात करेंगे, तो सुनिए चलिए इसके बाद में यहां से हम बात करेंगे तो एमपी एंड बीपी क्या होते हैं, हाई होते हैं। चालकता की बात की जाए भी यहां से, ठीक है, नंबर तीसरा पॉइंट है, यहां से चालकता की हम बात करेंगे, कंडक्टिविटी की। क्लियर, और यहां से कंडक्टिविटी की हम बात की जाए भी यहां से, और कंडक्टिविटी में ध्यान देना, अगर यानी कि जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं, चाहे गलित अवस्था हो चाहे यहां से ठोस अवस्था हो, लेकिन ये विद्युत धारा का क्या करते हैं, चालन नहीं करते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं भाई, विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, और नहीं करते हैं तो ये क्या होते हैं भी, यहां से नॉन कंडक्टर होते हैं भी। ये कैसे होते हैं भी, यहां से नॉन कंडक्टर होते हैं। जबकि मैंने आपको आयनिक कंपाउंड में बात की थी, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये, यानी कि अगर बात की जाए यहां से, तो जब ये सॉलिड होते हैं तो कैसे होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं। लेकिन जब ये कैसे में बदल जाते हैं, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, यानी कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, तो यहां से बात की जाए तो आप ये देखिए, आयनिक कंपाउंड सॉलिड में तो कैसे होते हैं, ये नॉन कंडक्टर होते हैं, जबकि यहां से जो लिक्विड में कैसे हो जाते हैं भी, यहां से कंडक्टर होते हैं भी।
ठीक है। लिक्विड में क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। नॉन कंडक्टर का मतलब होता है सुचालक, और यहां से कंडक्टर का मतलब होता है भी यहां से सुचालक, सॉरी है ना। नॉन कंडक्टर का मतलब होता है कुचालक, और कंडक्टर क्या होता है भी यहां से चालक होते हैं। तो इस कारण से क्या करते हैं भी यहां से विद्युत धारा का चालन करते हैं। क्लियर बात। देखिए भी वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से देखोगे तो आपके क्वेश्चन उतने ही ज्यादा कंप्लीट होंगे। इस चीज का विशेषकर रूप से ध्यान देना, ठीक है। इस चीज का विशेषकर रूप से ध्यान देना। आप जितने अच्छे वीडियो को जितने अच्छों से देखोगे, आपके क्वेश्चन उतने ही शानदार तरीके से कंप्लीट होंगे। आप ये देखिए, और इनके गुणों से क्या किए जाते हैं, ये क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। आप ये देखिए, ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप ध्यान नहीं दोगे, अगर अच्छे से पेन और कॉपी किताब लेकर नहीं बैठोगे, तो जब तक यानी कि कोई भी टॉपिक कंप्लीट नहीं होता। ये देखिए, तो यहां से क्या होता है कि यहां से इस तरह से हैं, जो यानी कि अगर हम बात करें सहसंयुक्त यौगिक होते हैं, ये विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं। ये विद्युत धारा के क्या होते हैं भी यहां से कुचालक होते हैं। क्लियर बात। चलिए इसके बाद में यहां से ये सहसंयुक्त टॉपिक यहां से कंप्लीट हुआ भी आपका, ठीक है। सहसंयुक्त बंध यहां से कंप्लीट हुआ। बस इसमें से कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, और यानी कि इनके बारे में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। अष्टक नियम में भी पढ़ा, ऑक्टेट रूल में भी पढ़ा अपन ने, है ना। और इसके बारे में जो अदर टॉपिक सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, इन सबको निकालना मैंने समझा दिया अभी, ठीक है। इसके अलावा यहां से देखिए भी नंबर तीसरे बॉन्ड की हम बात करेंगे, उपसह संयोजक बंध, ठीक है। नंबर तीसरे बॉन्ड की हम बात करेंगे उपसह संयोजक बंध, ठीक है। देखिए उपसह संयोजक बंध, या फिर इसे इंग्लिश में कहा जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उपसह संयोजक बंध, या फिर यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर बात। अब ये देखिए अभी, अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हम बात करेंगे अभी। देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड में यहां से आप ध्यान देना अभी। देखिए ये क्या होता है, यहां से अगर बात की जाए तो इस प्रकार का जो बंध बनता है, तो इलेक्ट्रॉन युग्म के, है ना, इलेक्ट्रॉन युग्म को एक परमाणु या तत्व, है ना, एक तत्व के द्वारा दूसरे तत्व को प्रदान किए जाते हैं, भी, ठीक है। यहां से ध्यान देना भाई, दूसरे तत्व को प्रदान किए जाते हैं। अगर बात की जाए यहां से उपसह संयोजक बंध की, इसे क्या यानी कि एक तीर के चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है यहां से। क्लियर बात। ध्यान देना, एक तीर के चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, एरो के चिन्ह के द्वारा। यहां से हम बात करें, जो यदि इलेक्ट्रॉन पेयर का, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ये तो पीछे आएगा भी यहां से, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, डोनेट का मतलब यहां से जो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करेगा, वो कहां आता है, पीछे की ओर आता है यहां से, ठीक है। और यहां से जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा भी यहां से गेन करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, ये गेन करेगा। यहां से बात कर ली जाए इलेक्ट्रॉन युग्म को जो ग्रहण करेंगे, है ना, यहां से हम बात करेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म को जो ग्रहण करते हैं, तो वो कहां पर आते हैं भी, ये आगे की ओर आते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं वो कहां आते हैं, आगे की ओर आते हैं। क्लियर बात। अब आप यहां से ध्यान देना, मैं आपको इनके एग्जाम्पल के बारे में समझाता हूं। इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, एक ही परमाणु के द्वारा दिए जाते हैं, एक ही तत्व के द्वारा दिए जाते हैं। क्यों, अष्टक कंप्लीट करने के लिए। किसके लिए भी, यहां से अष्टक कंप्लीट करने के लिए, ठीक है भी। तो यहां से ध्यान देना, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन युग्म को एक तत्व के द्वारा दूसरे तत्व को प्रदान किए जाते हैं, अर्थात यहां से क्या होती है, इलेक्ट्रॉन युग्म का असमान साझा होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म के असमान साझे से भी, ठीक है। किससे, इलेक्ट्रॉन युग्म के असमान साझे से भी। क्लियर बात। देखिए चले भी इसके एग्जाम्पल्स की अपन बात करेंगे भी, यहां से इसके एग्जाम्पल्स की बात की जाती है। हेलो हाँ, हेलो हाँ, आ रहा हूं, लाइट आई भी है। चले भी हम यहां से बात करेंगे ओजोन के बारे में बात करेंगे भी, ठीक है।
और ओजोन में यहां से ध्यान देना, यदि बात की जाए तो ओजोन में मैं यहां से सहसंयोजक बंध को समझाता हूं मैं। ठीक है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा, किसी भी आपको कंपाउंड का नाम दे देगा तो इसमें ये कहेगा कि इसमें सहसंयोजक बंध उपस्थित है या नहीं है, और ये सहसंयोजक बंध किस तरह से बनता है आप ये देखिए। भी होता क्या है, कभी कभार ध्यान देना, जो अगर हम ऑक्टेट की बात करते हैं, कोई भी जो तत्व होता है वो क्या करता है, ऑक्टेट को कंप्लीट करने का प्रयास करता है भी, है ना, ऑक्टेट को कंप्लीट करने का प्रयास करता है। तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने का प्रयास करता है तो अपने इस इलेक्ट्रॉन युग्म को खींचता है भी। ठीक है, दूसरे तत्व से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म को खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन युग्म को खींचेगा तो फिर यहां से देखिए, अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉन पेयर को जो डोनेट करने वाला होता है वो कहां रहता है, पीछे की ओर रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पेयर को जो गेन करने वाला होता है वो कहां रहता है, यहां से आगे की ओर हो देता है। तो यह जो तीर का चिन्ह होता है ये कौन सा बंध बनाता है भी, इस बंध को क्या कहा जाता है, उपसह संयोजक बंध कहा जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है। ओजोन में देखिए O3 में हम यहां से कोवलेंट बॉन्ड को समझाते हैं, यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड को समझाते हैं। देखिए भी यहां से ध्यान देना, ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, तो पहले कक्षा में 2 और दूसरी में 6। तो ऑक्सीजन कितने भी, यहां से 3, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन। क्लियर बात, चले भाई सबसे पहले आप ये देखिए 3 ऑक्सीजन है तो तीनों को लिख दिया मैंने, किसी को, है ना, तो यहां से मैंने केंद्रीय परमाणु ये बीच वाला हो गया भाई। क्लियर बात। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने, यहां से 6 हैं, तो यहां से देखो 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए। क्लियर। इस वाले ऑक्सीजन की भी बाह्यतम कोश में कितने, 6, 1 2, यहां से बात की जाए 3 4 5 और ये 6, यहां से बात कर ली जाए तो 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, अगर हम बात करेंगे तो यहां से कोई भी जो तत्व होता है, कोई भी एलिमेंट्स होता है, वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है, और यहां से ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए आप यहां से ध्यान देना, अगर बात की जाए यहां से तो ऑक्सीजन है, ये भी क्या करेगा, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। तो 1 2 3 4 5 6, और यहां से देखिए इस तरह से ये क्या हो जाएगा, अभी यहां से पूरे 8 हो जाएंगे भी। क्लियर बात। यहां से देखें ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, और यहां से देखिए इसके पास भी कितने हो जाते हैं, पूरे 8 कंप्लीट हो जाते हैं। क्लियर बात। यहां से इस तरह से कंप्लीट हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 इलेक्ट्रॉन होने के दौरान ये भी खुश हो गया और ये भी खुश हो गया, अभी दोनों खुश हो गए। लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि भाई मैं भी छोड़ के चला जाऊं तुम्हें, तो छोड़ के चला जाऊंगा तो O3 बिगड़ जाएगा। अभी अब बच्चों ध्यान इधर दो, अब भाई O3 बिगड़ जाएगा तो ओजोन, तो फिर ये किए इससे ये कहता है कोई बात नहीं, तू भी खुश हो जा, यानी कि तेरे पास 6 तो है सही, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 5 6, तेरे पास 6 तो है सही। तो फिर ये ऑक्सीजन कह रहा है कि यानी कि मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन और तुझे दे दूंगा, मेरे 2 इलेक्ट्रॉन और तुझे दे दूंगा, ये फ्री तो है, ये किसी काम भी नहीं आ रहे, यहां से तो किसी काम नहीं आ रहे, तो इन 2 इलेक्ट्रॉनों को तू ले जा भाई, ये लो भाई, ये तो खुश हो गया भाई, ले गए इलेक्ट्रॉन। अब ये देखिए इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगी, और स्ट्रक्चर की हम बात करें यहां से 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, और यहां से देखो तो डबल बॉन्ड। मैंने आपको बताया था यदि 2 इलेक्ट्रॉन आपस से मिलेंगे तो यहां से सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो यहां से क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड। यहां से 4 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे तो यहां से क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। और यहां से 6 इलेक्ट्रॉन आपस से मिलेंगे तो यहां से देखो आप तो क्या बनेगा, अभी ये ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। यहां से देखो आप ये 1 सिग्मा, यहां से हम बात करते हैं तो 1 सिग्मा और 1 पाई, यहां से हम बात करते हैं तो 1 सिग्मा प्लस क्या होगा, अभी यहां से 2 पाई होंगे। क्लियर बात। और यहां से देखो ये ऑक्सीजन हो गया, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है तो यहां से 1, दे कौन रहा है, ये वाला ऑक्सीजन, ले कौन रहा है, ये वाला, तो फिर ये आ गया। आ गई बात समझ में, अभी बताया था मैंने इसके अंदर आपको, तो यानी कि दे कौन रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कौन कर रहा है, ये ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन को यहां से गेन कौन कर रहा है, ये ऑक्सीजन, और ये हो गया अभी यहां से। क्लियर बात। और ये होने के दौरान यहां से ध्यान देना, यदि बात की जाती है तो यहां से 1 सिग्मा, यहां से 1 सिग्मा और यहां से 1 पाई। क्लियर बात, ये हो गया अभी। तो यहां से देखो तो ये कौन सा बॉन्ड है, यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है भी, यहां से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। क्लियर बात। और ये कौन सा बॉन्ड, यहां से है
तो ये बॉन्ड कौन से भी यहां से सहसंयोजक बंध है भी, है ना। यहां से क्या भी ये कोवैलेंट बॉन्ड है भी। क्लियर बात, ये सहसंयोजक बंध है। अब सिग्मा और पाई बंधों की बात की जाए तो यहां से कितने सिग्मा है, 2 सिग्मा, 1 सिग्मा और 1 सिग्मा कितने हो गए, 2 सिग्मा हो गए। यहां से बात की जाए तो पाई बंध की बात की, संकरण की हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, यहां से एक एलपी बाकी रह रहा है भी यहां से। और मैंने बताया था ना आपको भाई कि मैं बताऊंगा आपको एलपी और बीपी क्या होते हैं। तो ये एलपी, इन दोनों ने बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस में भाग नहीं लिया, बंध की प्रक्रिया में कोई भाग नहीं लिया, तो बंध की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया तो फिर ये क्या कहलाएंगे, लाभ, यानी कि एलपी। और जो बंध की प्रक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, बीपी, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहां से देखो 1 2 और ये 3, यहां से हम सिग्मा बंध तो कितने सिग्मा हो गए, यहां से 2 सिग्मा, है ना। तो यहां से 2 सिग्मा हो गए और प्लस क्या हो गया अभी, यहां से एक एलपी हो गया अभी, है ना। 2 सिग्मा प्लस 1 एलपी तो बराबर 3, तो बराबर क्या हो जाएगा, यहां से sp2 हो जाएगा। संकरण क्या हो जाएगा, यहां से sp2 हो जाएगा। देखिए इसके अंदर ही मैंने आपको यहां से 4 क्वेश्चन निकलेंगे। 4 क्वेश्चन किस तरह से निकलेंगे, पहला क्वेश्चन देखिए, O3 में सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है या नहीं होता है, या फिर इस तरह से आ जाए, यानी कि क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, ऐसे यौगिक का नाम लिखिए, ऐसे यौगिक का चयन कीजिए जिसमें सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है। तो O3 दे देगा, CCl4 दे देगा, है ना, तो ऑप्शन दे देगा भाई। तो यहां से O3 सबसे सही होगा। इसके बाद में बात की जाए तो O3 में संकरण निकालिए, तो O3 में संकरण क्या हो जाएगा अभी, यहां से sp2 हो जाएगा अभी। क्लियर बात। यहां से बात की जाए O3 में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की नंबरिंग बताइए, तो यहां से क्या हो जाए, 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे भी, है ना। तो 1 सिग्मा और 2 पाई। तो यहां से जो उपसहसंयोजक बंध होता है तो इसको किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, तो यहां से एक तीर के चिन्ह के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला होता है आगे की ओर, जो इलेक्ट्रॉन यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है पीछे की ओर, और इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला कहां होता है, आगे की ओर होता है। चले भी, यहां से आपसे आशा रखता हूं कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा और बहुत कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट उदाहरण में देखिए भी आप, है ना। नेक्स्ट उदाहरण की मैं बात करता हूं यहां से, अगले उदाहरण में सबसे शानदार उदाहरण, और जिसमें से अक्सर पूछा जाता है वो एग्जाम में सबसे शानदार उदाहरण, और उसको यानी कि एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन उसी के अंदर से आता है। देखिए भी यहां से SO3 की हम बात करते हैं, तो SO3 का नाम क्या भी यहां से है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। चलिए भी SO2 की बात करता हूं मैं सबसे पहले, सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 और SO3 में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी ये। सल्फर डाइऑक्साइड की बात की जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड की हम बात करेंगे तो सल्फर है। क्लियर बात। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना भी यहां से 16 है, तो देखो आप यहां 2 8 और ये 6 भी। ऑक्सीजन की बात की जाए तो कितना है, 8 है, तो 2 और 6 भी। क्लियर बात। तो सल्फर के बाह्यतम कोश में कितने हो गए, यहां से 6, तो 1 2, ठीक है। यहां से 3 और 1 4, ठीक है, 3 4, यहां से बात किया 5 और 6 हो गए भी। क्लियर बात। यहां से देखो इधर भी ऑक्सीजन और इधर भी ऑक्सीजन, ठीक है, और यहां से इस तरह से हो जाते भी हैं, है ना। तो यहां से देखिए इस तरह से। अब बात कर ली जाए तो यहां से 1 2 3 4 5 6, यहां से 1 2 3 4 5 6। ध्यान देने की जरूरत है, बोर्ड पर ध्यान दें, ठीक है। अब यहां से ध्यान देना, सल्फर की बात करेंगे, ये ऑक्सीजन, तो यहां से देखिए ये भी क्या करेगा, अपना अष्टक पूरा करेगा, और अष्टक पूरा करेगा तो यहां से देखो भी ये। क्लियर। यहां से देखो तो 2 4 6 और 2 इसके ले 8 हो गए, कुछ हो गए भैया, तो है ना, कुछ है। इस ये भी अपना अष्टक पूरा करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये इस तरह से ले लिया, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, यहां से हम बात करेंगे तो आप यहां से ध्यान देना अभी। तो ये सल्फर क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को किसे देगा भाई, इस ऑक्सीजन को देगा, और इस ऑक्सीजन को देगा तो भी यहां से इस तरह से हो जाएगा। क्लियर बात। अब यहां से ये ऑक्सीजन को दे कौन रहा है, ये सल्फर दे रहा है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को इससे दे रहा, और इसके पास कितने हो गए, 8, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8 हो गए। और इस तरह से बात किया है सल्फर, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन, और ये ऑक्सीजन तो कौन कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहां से डबल बॉन्ड, और यहां से एक और ऑक्सीजन।
क्लियर बात, यहां से एक सिग्मा और एक पाई, यहां से एक सिग्मा, क्लियर बात। तो यहां से हो गया भी। अब देख कौन रहा है, तो यहां से क्या गया, यहां से उपसंयुग बंद आ गया, और ये क्या हो गया भी, यहां ससंयुग बंद है ना। तो ये तो ससंयुग बंद हो गया और ये क्या हो गया, उपसंयुग बंद। संकरण की बात करेंगे 1 2, तो यहां से 2 सिग्मा प्लस यहां से क्या है, एक एलपी, 2 सिग्मा प्लस 1 एलपी तो बराबर 3, तो संकरण क्या होगा भी, यहां से sp2 हो जाएगा। क्लियर बात। इस तरह से भी संकरण को निकाला जा सकता है। मतलब संकरण निकालने के लिए अपन सिग्मा बंद और पाई बंदों की संख्या को भी जोड़ा जाता है। सिग्मा बंद प्लस यानी सिग्मा बंद व एलपी की संख्या को जोड़ा जाता है। यहां से संकरण की प्रक्रिया में पाई बंद का कोई काम नहीं होता है। संकरण की प्रक्रिया में पाई बंद का कोई काम नहीं होता है। संकरण की प्रक्रिया में सिग्मा बंद और यहां से एलपी की संख्या को जोड़ा जाता है। या फिर आप शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल लीजिए, एक स्ट्रक्चर बनाकर निकालते हैं उस तरह से भी निकाल लीजिए भी। ठीक है, ध्यान इधर है। मैं यहां से नंबर 3 की बात करता हूं, SO3 की, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है भाई, यहां से मेन केंद्रीय परमाणु सल्फर है। सल्फर के बाएंतम कोष में कितने हैं, यहां से 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। ऑक्सीजन कितने, यहां से 3, 1 2 और ये 3 ऑक्सीजन। तो यहां से देखो आप 1 2 3 4 5 और ये 6। यहां से 1 2 3 4 5 और ये 6। यहां से 1 2 3 4 5 और ये 6। क्लियर बात। और यहां से ध्यान देना, अगर बात की जाए तो सल्फर है, तो यहां से 1 2 3 4 5 6, तो यहां से देखिए इस तरह से ये लो हो गई 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। तो ये सल्फर तो कुछ हो गया अभी। ठीक है, सल्फर तो कुछ हो गया। ध्यान दो भाई बच्चों इधर, है ना। तो यहां से सल्फर तो कुछ हो गया। अब इधर यहां से ये भी 8 हो गया अभी। ठीक है, वीडियो को लगातार शेयर करते रहें ताकि आपको अगले वीडियो की प्राप्ति जल्दी हो सके। आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे, आप इस वीडियो को जितना ज्यादा लाइक करेंगे तो हमारा उत्साहवर्धन उतने ही ज्यादा होते हैं भाई। ठीक है, कम से भी कम यानी कि कम से भी कम 1 से 2000 लाइक तो होने चाहिए भाई, जब जाके काम चलता है ना। इससे शेयर करते रहें और अधिक से अधिक यानी कि, क्योंकि अधिक से अधिक वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगी और शानदार केमिस्ट्री, ट्रिकली केमिस्ट्री आपको लगातार मिलती रहेगी। ये देखिए, आपने यदि ये ऑनलाइन कोर्स यानी कि ये केमिस्ट्री पढ़ ली ना, तो आपको कोई सी और अदर भी और कहीं भी यानी कि आपको केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बस जरूरत है हमें मजबूत तैयारी की, बस। ठीक है, तो यहां से कितने हो गए, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके पास भी देखिए आप यहां से हैं। अब इसका भी अष्टक पूरा और इसका भी अष्टक पूरा, दोनों खुश हो गए। तो ये दोनों इसको छोड़ के जाने लग गए भी। तो फिर सल्फर कह रहा है भाई रुक जाओ, मेरे 2 इलेक्ट्रॉन तुम ये ले जाओ। ये सल्फर इससे भी कह रहा है मेरे भी 2 इलेक्ट्रॉन तुम ये ले जाओ। तो फिर ये भी सब कुछ हो गए। तो सल्फर दे कौन रहा है, सल्फर, और किसे दे रहा है, ऑक्सीजन को। यहां से दे कौन रहा है, ऑक्सीजन को। और ये डबल बॉन्ड तो 1 2 है ना, 1 2 3 4 ऑक्सीजन। तो यहां से हम बात करें 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और ये पाई बन। तो यहां से हम बात करेंगे तो कितने सिग्मा, यहां से 3 सिग्मा। और संकरण की बात करेंगे तो कौन सा संकरण हो जाएगा भी, यहां से sp2। कौन सा संकरण हो जाएगा भी, यहां से sp2 हो जाएगा। क्लियर बात। चले भी, तो यहां से कितने उपसंयुग बंद हो गए, इसमें 2 हो गए। तो इस तरह से यानी कि क्या किया जाता है, सिग्मा बंद और पाई बंदों की संख्या को भी निकाला जाता है। क्लियर बात। चले, इसके बाद में ध्यान इधर दें। चलिए, आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं और उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है भी। ठीक है, चले भी, क्वेश्चन क्या है देखिए भी। उपसहसंयोजक बंद, उपसहसंयोजक बंद किस यौगिक में उपस्थित होता है, किस यौगिक में उपस्थित होता है। क्लियर बात। ये क्वेश्चन है भी यहां से, उपसहसंयोजक बंध किस यौगिक में उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए क्या, यहां से SO2 और HCl। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है यहां से HNO3, यहां से बात की जाए तो HNO3 और SO3। ऑप्शन नंबर सी की बात की जाए तो HNO3 और यहां से देखें
है ना, HNO3 है, और साथ में हम बात करें यहां से तो CCl4। ऑप्शन नंबर डी की बात की जाए यहां से तो ये देखिए आप यहां से H2SO4 और H2SO4 के साथ यहां से CH4। ठीक है, ये मैंने यहां से इन तत्वों के यहां से मैंने कंपाउंड दे रखे हैं, और इन कंपाउंड में आपको क्या करना है अभी यहां से सहसंयोजक बंध के बारे में बताना है। ठीक है, इन कंपाउंड में आपको क्या करना है, सहसंयोजक बंध के बारे में बताना। इसका आंसर आपको कल की क्लास में मिलेगा अभी। ठीक है, इसका आंसर कब मिलेगा आपको भी यहां से कल की क्लास में मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, नंबर 4 है धात्विक बंध। ठीक है, नंबर 4 क्या है भी यहां से धात्विक बंध, और धात्विक बंध इतना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसे क्या कहा जाता है भी यहां से मेटेलिक बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड नंबर 4 सबसे लास्ट आखिरी बॉन्ड है भाई यहां से मेटेलिक बॉन्ड, यहां से धात्विक बंध। देखिए इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी, बस इसकी एक डेफिनेशन है भाई। ठीक है, और डेफिनेशन क्या है, किसी भी धात्विक क्रिस्टल में, किसी धातु क्रिस्टल परमाणुओं के मध्य बनने वाले बंध को क्या कहा जाता है, यहां से धात्विक बंध कहा जाता है। जैसे बात कर ली जाए यहां से तो कोई भी, यानी कि जैसे अगर है ना, तो यहां से कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल क्रिस्टल है ना, यहां से मेटेलिक क्रिस्टल है, और उस मेटेलिक क्रिस्टल के जो एटम्स है तो उन एटम्स के मध्य जो बनने वाला जो बॉन्ड होता है ना, एटम्स के मध्य जो बनने वाला जो बॉन्ड होता है उसे क्या कहा जाता है, यहां से मेटेलिक बॉन्ड कहा जाता है। क्लियर बात, उसे क्या कहा जाता है, यहां से मेटेलिक बॉन्ड कहा जाता है। कोई भी जो मेटेलिक क्रिस्टल होता है तो उस मेटेलिक क्रिस्टल में जो एटम्स होते हैं तो उस एटम्स में के मध्य में जो बनने वाला बॉन्ड होता है उसे क्या कहा जाता है, धात्विक बॉन्ड कहा जाता है। जैसे बात कर ली जाए तो सोडियम क्रिस्टल है। ठीक है भाई, यहां से बात कर ली जाए तो जैसे आयरन है ना, तो पोटेशियम है, तो इस तरह से सोडियम वगैरह, तो ये मेटेलिक क्रिस्टल के रूप में काम करते हैं। ठीक है, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बस आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में ध्यान होना जरूरी है। क्लियर बात, तो आपके जो बॉन्ड के प्रकार थे यहां से मैंने कल की क्लास में और आज की क्लास में मैंने आपको टाइप्स ऑफ बॉन्ड यानी कि बॉन्ड के प्रकार के बारे में समझाया। ठीक है, आप वीडियो को देखते रहें, और आपका कोई क्वेश्चन है ना, और आपको जैसे कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन दे सकते हैं। इसे लगातार शेयर करें, लाइक करते रहें, ताकि यानी कि जो आने वाली जो अगली वीडियो है आपको